हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके ऑल यूजी कोर्सेज के सेमेस्टर थर्ड मीडिया इन हिस्ट्री इतिहास में मीडिया नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका जेनरिक इलेक्टिव यानी कि आपका जीई का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं ऑल यूजी कोर्सेज के थर्ड सेमेस्टर की मीडिया इन हिस्ट्री सब्जेक्ट की चैप्टर नंबर 4 के यूनिट नंबर 4 के चैप्टर नंबर 8 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे, और आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 के चैप्टर नंबर 8, जो कि हमारा सिनेमाई विचलन को लेकर रहने वाला है, उसकी शुरुआत कर लेते हैं। तो स्टूडेंट सोचिए, अगर हमारे जीवन से फिल्में हटा दी जाए तो शायद हमारी शामें फीकी पड़ जाए, हमारे सपने अधूरे रह जाए। तो सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का साधन ही नहीं है, बल्कि समाज, संस्कृति और राजनीति का दर्पण भी है। तो 20वीं सदी में सिनेमा एक ऐसा माध्यम बना जिसने लोगों को हंसाया, रुलाया और सोचने पर मजबूर किया। तो भारत में सिनेमा का सफर जो है वो औपनिवेशिक दौर से शुरू होकर आज वैश्विक मंच तक पहुंच गया। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो एक छोटी सी भूमिका से कर लेते हैं। तो भूमिका में हम देखेंगे, सिनेमा ने 20वीं सदी का सबसे लोकप्रिय जन माध्यम बना। यह मनोरंजन के साथ साथ समाज, संस्कृति और राजनीति का दर्पण भी रहा। तो भारत में सिनेमा का विकास औपनिवेशिक दौर से शुरू होकर आज वैश्विक स्तर तक पहुंचा है। तो यानी जो सिनेमा है वो हमारी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि हमारा पहचान भी बन गया है। तो ये तो हमारी एक छोटी सी भूमिका हो गई। भूमिका के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है औपनिवेशिक काल में सिनेमा। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा औपनिवेशिक काल था उसमें सिनेमा की क्या महत्वता थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइलेंट इरा यानी कि हमारा मौन युग। तो एक साल था 1913। एक थिएटर में पहली बार पर्दे पर एक राजा की कहानी चल रही थी। वो थी राजा हरिश्चंद्र, जिसे बनाया था दादा साहब फाल्के जी ने। तो ये हमारी राजा हरिश्चंद्र मूवी थी। तो भारत में पहली बार फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 दादा साहिब फाल्के मानी जाती है। यह दौर मूक फिल्मों का था, कोई आवाज नहीं, केवल दृश्य और लिखित संवाद। तो इसमें कोई आवाज नहीं थी, केवल दृश्य और लिखित संवाद था, लेकिन जादू इतना गहरा था कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। तो विषय पौराणिक और धार्मिक कथाओं पर आधारित थे। 1920 के दशक तक भारतीय मूक सिनेमा तेजी से बढ़ा। तो उसी दौर की फिल्में ज्यादातर पौराणिक और धार्मिक कथाओं पर आधारित होती थी, और लोग इन्हें आस्था और मनोरंजन दोनों मानकर देखते थे। तो ये तो हमारा मौन युग हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आया वो हमारा गैलिये या फिर हमारे जो सिनेमा घर होते हैं उनका विकास, जिन्हें हम गैलियो भी कहते हैं। तो धीरे धीरे जो स्थायी सिनेमा घर थे वे बनने लगे। फिल्मों के प्रदर्शन के लिए स्थायी सिनेमा घर बनने लगे। पहले टेंट सिनेमा होते थे, फिर शहरों में पक्के हॉल बने। तो पहले क्या होता था, शुरू में जो टेंट सिनेमा थे वे चलते थे, लेकिन जल्दी शहरों में पक्के हॉल भी बन गए। सिनेमा धीरे धीरे शहरी मध्यम वर्ग और जनता का मनोरंजन बनने लगा। तो जो सिनेमा था वो अब सिर्फ अमीरों का नहीं, बल्कि शहरी मध्यम वर्ग और आम जनता का भी मनोरंजन बन चुका था। तो यही था हमारा गैलियो या फिर हमारा सिनेमा घर का विकास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आया वो हमारा आया टाकीज। तो टाकीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो टाकीज में जो हमारा आया 1931 का साल, जब पहली बार बोलती फिल्म आलम आरा सीरीज हुई। तो ये हमारी आलम आरा पहली बोलती हुई फिल्म थी। तो 1931 पहली बोलती फिल्म आलम आरा रिलीज हुई। इसके बाद संगीत और संवाद फिल्मों का जरूरी हिस्सा बन गया। तो जब पहली बोलती फिल्म आलम आरा सीरीज हुई तो अब पर्दे पर आवाज और संगीत गूंजने लगी। गाने और नृत्य भारतीय फिल्मों की पहचान बन गए। तो गाने और नृत्य भारतीय फिल्मों की पहचान बन गए। 1930 से 40 के दशक में पौराणिक, सामाजिक और ऐतिहासिक फिल्मों का चलन।
तो जो 1930 और 40 का दशक है, उसमें पौराणिक, सामाजिक और ऐतिहासिक विषयों पर फिल्में बनने लगी। लोग इन्हें मनोरंजन ही नहीं बल्कि शिक्षा और प्रेरणा के रूप में भी देखने लगे। तो ये तो हमारे हो गए टाकीज। टाकीज के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सेंसरशिप। तो अब हम बात कर लेते हैं सेंसरशिप के बारे में। तो औपनिवेशिक सरकार को डर था कि सिनेमा जनता को जागरूक कर देगा, तो ब्रिटिश सरकार ने फिल्मों पर सेंसरशिप कानून लागू किया। तो इसलिए जो फिल्मों पर कड़ी सेंसरशिप है वो ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाई गई। उद्देश्य था औपनिवेश विरोधी विचारों और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े संदेशों को रोकना। तो इसने राजनीतिक फिल्मों और देशभक्ति से जुड़ी कहानियां रोक दी जाती थी। राजनीतिक फिल्मों और देशभक्ति विषयक फिल्मों पर रोक लगाई जाती। और तो ब्रिटिश हुकूमत नहीं चाहती थी कि पर्दे से आजादी की आवाज जनता तक पहुंचे। तो यही थी सेंसरशिप जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाई गई थी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्रगति जांचने का। ये आपके लिए ही क्वेश्चन है। जैसे औपनिवेशिक काल में सिनेमा की विशेषता है टाकीज की शुरुआत, तो आप इन क्वेश्चन को अपने तरीके से लिखकर भी देख सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है आजादी के बाद 1980 के दशक तक का सिनेमा। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा 1947 से 1980 के समय था उसमें सिनेमा का क्या युग रहा। तो सबसे पहला आता है हमारा स्वर्णिम 50 का दशक। तो 1950 दशक को भारतीय सिनेमा का स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो आजादी के बाद 1950 का दशक भारतीय सिनेमा का स्वर्णिम काल माना जाता है। इस दौर में सामाजिक मुद्दों, यथार्थवादी फिल्मों और साहित्यिक रूपांतरों पर जोर। राजा कपूर, बिमल रॉय, गुरुदत्त जैसे निर्देशकों ने क्लासिक फिल्में दी। तो जो राजा कपूर, बिमल रॉय और गुरुदत्त जैसे निर्देशक आए और ऐसी फिल्में दी जिन्होंने समाज में सच्चाई, गरीबी, प्रेम, नैतिकता और अन्य समाज सुधार के मुद्दे इसमें प्रमुख उनकी झलक थी। तो फिल्में अब केवल मनोरंजन ही रही बल्कि समाज सुधार और यथार्थवादी जीवन की तस्वीर भी पेश करने लगी। तो यही था हमारा स्वर्णिम 50 का दशक। इसके बाद जो हमारा अगला आया वो हमारा 60 का रोमांटिक दशक आया। तो जो हमारा 60 का दशक था वो हमारा रोमांटिक दशक था। तो 1960 दशक में रोमांटिक और रंगीन फिल्मों का दौर। तो जो 1960 का दशक था वो रंगीन रोमांस का दौर था। शम्मी कपूर, देव आनंद, राजेश खन्ना जैसे सितारों का दबदबा बना हुआ था। तो उन्होंने ही पर्दे को चमका दिया था। गाने और विदेशी लोकेशंस का इस्तेमाल बढ़ा। तो जो विदेशी लोकेशंस थी और चमक दमक थे उन्होंने दर्शकों को एक सपनों की दुनिया में पहुंचा दिया। तो दर्शकों के लिए सिनेमा एक चमत्कार और सपनों की दुनिया बन गया था। तो यही था हमारा 60 का रोमांटिक दशक। इसके बाद जो हमारा अगला आया वो हमारा आया नाट्य स्तर और 80 का दशक। तो 1970 में अमिताभ बच्चन के रूप में एंग्री यंग मैन का उदय हुआ। तो फिर जो आया हमारा 1970 का दशक जब एक नया नायक जन्मा, एंग्री यंग मैन यानी कि हमारे अमिताभ बच्चन जी। तो सामाजिक और राजनीतिक असमानताओं को फिल्मों में दिखाया गया। तो फिल्मों में अब भ्रष्टाचार, असमानता और राजनीतिक असंतोष को भी दिखाया जाने लगा। 1980 तक मसाला फिल्मों का दौर रहा। एक्शन, ड्रामा, रोमांस और संगीत का मिश्रण। तो जो 1980 के दशक थे उसके आते आते मसाला फिल्मों का दौर छा गया था जिसमें एक्शन, ड्रामा, रोमांस और संगीत सब एक साथ मिलने लगे। इस दौर में समांतर सिनेमा आर्ट फिल्म्स भी उभरा। श्याम बेनेगल, गोविंद निहलनी जैसे निर्देशक। लेकिन ये जो दौर था इसी दौर में समांतर सिनेमा यानी कि आर्ट फिल्म्स का भी उदय हुआ। श्याम बेनेगल और गोविंद नियाली जैसे निर्देशकों ने गंभीर और यथार्थवादी विषय को भी उठाए। तो यही था हमारा नाट्य स्तर 80 के दशक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक और प्रगति जांचने का आता है जिसमें हमने आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए हैं जिनके आंसर आप एक बार लिखकर ट्राई करिएगा। जिसमें स्वर्णिम दशक की आप विशेषताएं लिखे, 60 के दशक की फिल्में लिखिए और 70 और 80 के नायक आदि लिखिए आप। तो यही था हमारे अपनी प्रगति जांच ये टॉपिक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण का युग। तो अब हम बात कर लेते हैं उदारीकरण और वैश्वीकरण का युग जो कि हमारा 1990 के बाद का था। तो इसमें हमारा सबसे पहला आया उत्पादन, वितरण और प्रदर्शन में परिवर्तन। तो 1990 में आर्थिक उदारीकरण के साथ सिनेमा का रूप बदल गया। तो जो 1990 का दशक था उसमें जब भारत में आर्थिक उदारीकरण आया तो सिनेमा भी बदल गया था। बड़े बजट की फिल्में बनने लगी, मल्टीप्लेक्स कल्चर आया, उपग्रह टीवी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार खुलने से फिल्मों का वैश्वीकरण हुआ।
तो बड़े बजट की जो फिल्में थी वे बनने लगी, मल्टीप्लेक्स थिएटर आ गए और उपग्रह टीवी व अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी खुल गए थे। बॉलीवुड ने विदेशी निर्देशकों तक अपनी पहुंच बनाई। डिजिटल तकनीक और नए वितरण तरीकों ने सिनेमा उद्योग को बदल दिया। तो अब बॉलीवुड सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विदेशी दर्शकों तक भी वो पहुंचने लगा। डिजिटल तकनीक और नए वितरण तरीकों ने फिल्मों उद्योग को और वह भी वैश्विक बना दिया। तो यही था हमारा उत्पादन, वितरण और प्रदर्शन में परिवर्तन, जो कि हमारा उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण का युग था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा सारांश को लेकर आता है। तो अब हम पूरे चैप्टर का एक छोटा सा सारांश कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, भारतीय सिनेमा का सफर कुछ यूं रहा। औपनिवेशिक काल आया जिसमें मूक फिल्में, टाकीज 1931, सेंसरशिप लागू हुआ। उसके बाद आजादी के बाद 1950 का दशक, जो कि हमारा स्वर्णिम दशक माना जाता है, जिसमें सामाजिक और यथार्थवादी फिल्में थी। 1960 का रोमांटिक दशक था जिसमें ग्लैमरस सिनेमा थी। 1970 से 80 का मसाला फिल्में और समांतर सिनेमा का दशक था। फिर आया 1990 के बाद जिसमें उदारीकरण, मल्टीप्लेक्स, वैश्विक बाजार और डिजिटल क्रांति आई। तो स्टूडेंट, सिनेमा केवल मनोरंजन ही नहीं, यह भारत की संस्कृति, राजनीति और समाज का जीवंत दस्तावेज भी है। तो यही था हमारा एक छोटा सा सारांश, जिसके साथ हमारा जो यूनिट नंबर 4 है उसका चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा यूनिट नंबर 4, जिसके क्योंकि इसमें हमारी एक ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो यही थी हमारी 4th यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई डाउट कि किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारे यूनिट नंबर 5, जो कि हमारी नेक्स्ट यूनिट और लास्ट यूनिट रहने वाली है, उसके चैप्टर नंबर 9 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।